हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास में हम उत्तराखंड प्राचीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम आज की क्लास को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, प्रथम द्वितीय शताब्दी की कुषाण कालीन मुद्राएँ किस स्थान से प्राप्त हुई हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुई हैं भाई? तो मुनि की रेती और सुमाड़ी से प्राप्त हुई हैं। ठीक है। इसके अलावा वीरभद्र व मोरध्वज से भी कुछ अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो प्रथम व द्वितीय शताब्दी की कुषाण कालीन मुद्राएं भैया जो प्राप्त हुई हैं मुनि की रेती और सुमाड़ी से प्राप्त हुई हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न हमारा है, महाभारत काल में कुड़िन नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो महाभारत काल में कुड़िन नरेश द्विजश्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। महाभारत काल में कुड़िंदों को द्विज कहा जाता था। ठीक है, जो कुड़िन थे उनको क्या कहा जाता था? तो द्विज कहा जाता था। और जो कुड़िन नरेश होते थे उनको द्विज श्रेष्ठ कहा जाता था। महाभारत का पर्व भैया किस पर्व में है? तो वन पर्व है। ठीक है, महाभारत का पर्व क्या है? तो वन पर्व है। इसके अनुसार जो यह इलाका है इसमें कुड़िन शासन भैया कुड़िंद का शासन था। कुड़िंद राजा सुबाहु था। कुड़िंद का राजा कौन था भाई? तो सुबाहु था, जिसकी कुड़िंद की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीनगर इसकी राजधानी थी। कुड़िंद का राजा कौन था भाई? तो सुबाहु था, और जिसकी राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर राजधानी थी। सुबाहु ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध किया था। ठीक है, सुबाहु ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। तो महाभारत काल में कुड़िन नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो द्विजश्रेष्ठ के नाम से जाने जाते थे। कुड़िंदों की राजधानी क्या थी? तो कुड़िंदों की राजधानी श्रीनगर थी। और कुड़िंद राजा कौन हुआ? तो सुबाहु कुड़िंद राजा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अल्मोड़ा मुद्राएं किस साम्राज्य से संबंधित थी? तो अल्मोड़ा जो मुद्राएं थी भैया वो कुड़िंद वंश से संबंधित थी। किससे संबंधित थी भाई? तो कुड़िंद वंश से इनका संबंध था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो कालसी अभिलेख मौर्य वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है भैया कालसी अभिलेख? तो मौर्य वंश से संबंधित है। इसी अभिलेख से यह पता चलता है कि इस समय उत्तराखंड पर शासन कुड़िन लोग कर रहे थे। कुड़िन लोग मौर्य के अधीन थे। कुड़िन लोग किसके अधीन थे? तो कुड़िन लोग मौर्य के अधीन थे। कालसी अभिलेख की खोज कब की गई? तो कालसी अभिलेख की खोज 1860 में की गई। कब खोज की गई भाई? तो 1860 में कालसी अभिलेख की खोज की गई है। कालसी अभिलेख की खोज किसने की है? तो जॉन फॉरेस्टर के द्वारा कालसी अभिलेख की खोज की गई है। ठीक है, तो कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो मौर्य वंश से इसका संबंध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न होने वाला है, मौर्य शासक अशोक द्वारा यमुना टोंस नदी के संगम पर स्थापित शिलालेख किस भाषा में है? तो किस भाषा में भाई? तो प्राकृत भाषा में है। किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बाड़वाला नामक यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था? तो किसके द्वारा कराया गया था भाई? बाड़ नामक यज्ञ वेदिका तो शीलवर्मन के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? तो शीलवर्मन के द्वारा कराया गया था। बाड़वाला नामक यज्ञ वेदिका का निर्माण शीलवर्मन ने कराया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ होने वाला है, समुद्रगुप्त की प्रथम प्रशस्ति में किस राज्य को गुप्त साम्राज्य की उत्तरी सीमा पर एक अधीन राज्य बताया गया है? तो कृतपुर। कौन सा भैया? कृतपुर को बताया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, किस वंश के शासकों ने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृतपुर राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? तो किनके द्वारा किया गया था? तो नागों के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था भाई? तो नागों के द्वारा किया गया था। ठीक है, नागवंश के द्वारा वह क्या गया था? शासकों ने 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कृतपुर राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न हमारा है, किस वंश के शासकों ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना आधिपत्य स्थापित किया था? तो किस वंश ने किया था भाई? तो मौखरी वंश ने किया था। किसने किया था भाई? तो मौखरी राजवंश के द्वारा किया गया था।
इस वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इस वंश का अंतिम राजा भैया ग्रह वर्मा था। कौन था भाई? ग्रह वर्मा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड में भ्रमण पर आने वाले लोगों का वर्णन किस पुस्तक में पुष्पभूति शासक हर्षवर्धन के समय मिलता है? तो किस पुस्तक में मिलता है भैया? तो हर्षचरित में। किसमें? हर्षचरित में मिलता है। हर्षचरित किसने लिखा? तो हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था, और बाण भट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। भारत का अंतिम हिंदू राजा कौन था? तो हर्षवर्धन को माना जाता है भारत का अंतिम हिंदू राजा। इसके बाद मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाते हैं। पहला मुस्लिम आक्रमण जो होता है वो कब होता है भाई? 711 में होता है, और सफल मुस्लिम आक्रमण जो होता है वो 712 में होता है। कब होता है भाई? 712 में होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? हर्षचरित इसका आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तराखंड के विघटन काल में किस शासक ने आक्रमण कर दक्षिणी उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था? तो किसने करा था भाई? तो विग्रहराज ने किया था भाई। किसने करा था भाई? तो विग्रहराज के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। ठीक है, ये चौहान वंश का राजा था। ये जो विग्रहराज थे कहाँ के राजा थे? तो चौहान वंश के राजा थे। पूर्वी उत्तराखंड पर तोमर राजाओं ने आक्रमण किया था। ठीक है, पूर्वी उत्तराखंड पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया था? तो तोमर राजाओं के द्वारा पूर्वी उत्तराखंड पर आक्रमण किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न होने वाला है, किस स्थान से राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख शिलालेख प्राप्त हुआ जिसके अनुसार यमुना उत्पत्तिका में यादवों का राज्य था? तो भैया किस अभिलेख में? तो लाखा मंडल अभिलेख में। किसमें भाई? लाखा मंडल अभिलेख में। राजकुमारी ईश्वरा का संबंध किससे है? तो यदुवंशी का संबंध है। किससे संबंध है? तो यदुवंश से संबंध है, और लाखा मंडल में भैया इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन था भाई? तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणिंद। कौन थे भाई? तो कुणिंद थे। ठीक है, पहला ऐतिहासिक शक्ति कौन था भाई? तो कार्तिकेयपुर था, या कार्तिकेय या कत्यूरी राजवंश कह सकते हैं। कुणिंद वंश के इतिहास का स्रोत इनकी मुद्राओं, इनका लिखित रूप से साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, कुणिंद लोगों के इतिहास का स्रोत भैया कहाँ से प्राप्त चलता है? तो इनकी मुद्राओं से प्राप्त चलता है। इनका लिखित रूप से हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुणिंदों के समकालीन किस वंश के शासकों की मुद्राएं जौनसार भावर कालूडांडा क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? तो किनकी प्राप्त हुई हैं? तो योदय वंश की प्राप्त हुई हैं। किनकी हुई है भाई? योदय वंश की प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कालूडांडा भाई किसका पुराना नाम है? तो लैंसडाउन का नाम भैया कालूडांडा है। और भैया इसका पुराना नाम है, जो कालूडांडा का पुराना नाम क्या है? लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? तो कालूडांडा था, जिसकी बाद में नाम कब परिवर्तित किया गया? तो 1890 में लैंसडाउन कर दिया गया था। देखिए हुआ यह अमोघ भूति जो कुणिंद वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अमोघ भूति की मृत्यु के बाद मैदानी भागों पर शकों ने अधिकार कर लिया था। इन शकों के बाद तराई वाला व जौनसार भावर वाले क्षेत्र यानी कि मैदानी क्षेत्र पर कुषाणों ने अधिकार कर लिया था। कुषाणों को भैया पराजित करने में महत्वपूर्ण योगदान योदय वंश का था। इनकी मुद्राएं हमें जौनसार भावर व कालो के डांडा से मिली हैं, और यह कुणिंदों के समकालीन थे। ठीक है, ये किसके समकालीन थे भैया? तो कुणिंदों के समकालीन थे। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है? योदय किसके समकालीन थे? तो योदय जो थे कुणिंदों के समकालीन थे। और किनको पराजित किया था इन्होंने? तो कुषाणों को पराजित किया था। ठीक है, किनको पराजित किया था? तो कुषाणों ने पराजित किया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भैया, अगला क्वेश्चन हमारा है, किस अभिलेख में मौर्य शासक अशोक द्वारा लोगों से हिंसा त्यागने व अहिंसा को अपनाने की बात की गई है? तो किस अभिलेख में की गई है भाई? तो कालसी अभिलेख में की गई है। किस में की गई है? कालसी अभिलेख में। कालसी अभिलेख में अशोक के द्वारा यह बात कही गई है कि भैया क्या करना है? हिंसा को त्यागो और अहिंसा को अपनाओ। इसके अलावा इसी अभिलेख में अशोक के द्वारा यह घोषणा की गई है कि उसने राज्यों के सभी जगहों पर मनुष्य पशुओं के लिए क्या करा है भैया? मेडिकल यानी चिकित्सा सुविधाएं की हैं। यह कालसी अभिलेख अशोक के काल
का है? 257 ईसा पूर्व का है। कब का है भैया? 257 ईसा पूर्व का है भाई। ठीक है, इस अभिलेख को प्राकृत भाषा में लिखा गया है और लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। इसकी लिपि कौन सी थी भाई? तो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, तो कालस्य अभिलेख में हमें पता चलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो कालसी अभिलेख में उत्तराखंड के लिए अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया भाई? तो अपरांत शब्द का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस स्थान से कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो भैया वीरभद्र, ठीक है, कहाँ से? वीरभद्र, गोविशाण और मोरध्वज से। ठीक है, वीरभद्र भैया किसका पुराना नाम था? तो ऋषिकेश का था, और गोविशाण काशीपुर कहते थे, और मोरध्वज कोटद्वार को कहा जाता था। ठीक है, यहाँ से कुषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शताब्दी के उत्तरार्ध में कन्नौज के मोखरी राजवंश ने नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया था? तो भैया किस शताब्दी में? तो 6ठी शताब्दी में। कब भैया? 6ठी शताब्दी में भैया क्या करा था इन्होंने? तो उत्तरार्ध में कन्नौज के मोखरी राजवंश के नागों की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय शासक का उत्तराखंड के एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह का उल्लेख मिलता है? तो किसका मिलता है भाई? हर्षवर्धन का। किसका मिलता है? हर्षवर्धन का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, प्रामाणिक साक्ष्यों के कारण किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? तो किसको माना जाता है? कार्तिकेयपुर राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख किसके भैया? गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर के त्रिशूल लेख में किन दो राजाओं का उल्लेख उत्कीर्ण है? तो किन किन का है? अशोक चल व नागपति नाग का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस कुलीन शासक की रजत व ताम्र मुद्राएं पश्चिम में व्यास से अलकनंदा तक एवं दक्षिण में सुनेर तथा बेहद तक प्राप्त हुई हैं? तो किनकी प्राप्त हुई हैं भैया? तो अमोघ भूति की प्राप्त हुई हैं। किनकी प्राप्त हुई हैं? अमोघ भूति की प्राप्त हुई हैं। कुड़िंदों का पुराना इतिहास इनकी मुद्राओं पर लिखा गया है। कुड़िंदों की जो मुद्राएं मिली हैं वह सभी राजाओं की ताम्र मुद्राएं मिली हैं। केवल अमोघ भूति है जिसकी हमें रजत व ताम्र दोनों मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इसी आधार पर कहा गया है कि अमोघ भूति सबसे शक्तिशाली राजा है। सभी राजाओं की मुद्राओं में केवल ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता है। केवल अमोघ भूति की मुद्राओं में ब्राह्मी व खरोष्ठी दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो किसकी मुद्राएं मिली हमें? तो प्राप्त हुई हैं, तो अमोघ भूति की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के गोविशाण नगर का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किस पुरातत्वविद ने किया था भैया? तो किनके द्वारा किया गया था? तो कनिंघम के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो कनिंघम के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, अशोक के कालसी अभिलेख में राज्य के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुणिन शब्द का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया भाई? तो पुणिन शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व भैया प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कुलीन शासक अमोघ भूति की मृत्यु के पश्चात मैदानी क्षेत्रों पर किस वंश के शासक ने अधिकार कर लिया था? तो किसने किया था? तो शक ने। ठीक है, शकों ने अधिकार कर लिया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है भाई, कृतपुर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कृतपुर राज्य के संस्थापक कुड़िंद थे। कौन थे भाई? तो कुड़िंद थे भैया। कहाँ के? कृतपुर राज्य के संस्थापक। कुड़िंदों के द्वारा नया राज्य कृतपुर राजवंश को स्थापित किया गया। कृतपुर राज्य में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तरी रोहिलखंड क्षेत्र शामिल हैं। तो कृतपुर में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं भैया? तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी रोहिलखंड क्षेत्र शामिल थे भाई कृतपुर राज्य में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी में ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? तो 6ठी शताब्दी में भैया ब्रह्मपुर पर किसका शासन था? तो पौरवों का शासन था। किसका था भाई? पौरवों का।
पौरव वंश को पर्वताकार वंश भी कहते हैं। पौरव वंश को और क्या कहा जाता है भाई, तो पर्वताकार वंश भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, मौखरी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे जिनकी मृत्यु के बाद मौखरी राजवंश हर्षवर्धन के अधीन हो गया? तो कौन थे भाई, तो ग्रह वर्मा थे। कौन थे, तो ग्रह वर्मा थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तराखंड कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त हो गया। इसमें सबसे बड़ा कौन सा राज्य था? तो सबसे बड़ा इसमें ब्रह्मपुर राज्य था। कौन सा था भाई, ब्रह्मपुर राज्य सबसे बड़ा राज्य था भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कार्तिकेयपुर राजवंश कौन सा भाई, कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था? तो कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक कौन था भाई, तो वसंत देव। कौन था भाई, वसंत देव था कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने अपना परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो किसने की थी? तो वसंत देव ने। किसके द्वारा की गई भाई, तो वसंत देव के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, वसंत देव के द्वारा की गई थी। ठीक है, इस वंश का संस्थापक था भैया किसका भाई, कार्तिकेयपुर राजवंश का कौन था भाई, संस्थापक था। और इस वंश की राजभाषा क्या थी? तो इस वंश की राजभाषा संस्कृत थी। और लोक भाषा क्या थी? तो लोक भाषा पाली हमें देखने को मिलती है। तो कार्तिकेयपुर राजवंश के किस शासक ने परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो वसंत देव के द्वारा धारण की गई थी, जो कि इस वंश के ये संस्थापक थे। राजभाषा क्या थी? तो राजभाषा संस्कृत थी। और लोक भाषा क्या थी? तो लोक भाषा पाली थी। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।